हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने फॉर्म भरा है इसरो, एनपीसीआईएल, एनएफसी या फिर आपका एग्ज़ाम होने वाला है आईटीआई या फिर सीआईटीएस का एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो हमारा आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसे अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। ये हमारा 30 सेट्स में से पार्ट 1 है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सहायता से कोई कोण 1 डिग्री की सटीकता में मापा जा सकता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सहायता से अगर हम किसी एंगल को मेज़रमेंट करते तो वो 1 डिग्री की कितनी सटीकता में मापा जा सकता है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं, 10वां भाग, 9वां भाग, 12वां भाग या 25वां भाग। तो हमारा जो राइट आंसर होता है फ्रेंड्स वो है हमारा 12वां भाग। अब ये 12वां भाग होता है फ्रेंड्स, इससे चलिए हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट, ओके। और 60 मिनट जहाँ बोला जा रहा है 1 डिग्री का 12वां भाग मीन्स 60 मिनट का 12वां भाग। यदि हम 60 को 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाता है 5 मिनट। और ये 5 मिनट हमारा हो जाता है फ्रेंड्स वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट। मीन्स वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सहायता से हम कम से कम इतना माप सकते हैं, जो कि होता है 5 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे का क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा स्टेक डबल सिरे वाला सहारा देता है। मीन्स वो कौन सा स्टेक है जो हमें डबल सिरे वाला सहारा देता है। चलिए हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला बोला गया है हैचेट स्टेक, हाफ मून स्टेक, क्रिसेंट स्टेक और हॉर्स स्टेक। तो हमारा जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हॉर्स स्टेक। हॉर्स स्टेक ऐसा स्टेक होता है जो हमें डबल सहारा देता है। इसका प्रयोग हम लोग सीट मेटल के वर्कशॉप में करते हैं फ्रेंड्स। चलिए इसका फिगर दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा हॉर्स स्टेक। ये मैंने एक बुक से पीडीएफ में से फ़ोटो खींच लिया फ्रेंड्स। ये मेरा एक बुक में से फ़ोटो खींचा हुआ है फ्रेंड्स। आप लोग जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 सहारा देने के लिए बनाया गया है, इसलिए इसका नाम हॉर्स स्टेक है, ओके। चलिए हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग किसकी 2 विधियाँ हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग जो 2 विधियाँ होती हैं वो किसकी 2 विधियाँ हैं। हार्डनिंग की, टेम्परिंग की, केस हार्डनिंग की या नॉर्मलाइजिंग की। यहाँ पर पहला ऑप्शन में दिया गया है फ्रेंड्स हार्डनिंग। हार्डनिंग मीन्स होता है किसी मेटल पार्ट में कार्बन परसेंटेज को बढ़ाना इतना कि वह हार्ड हो सके ताकि दूसरे मेटल्स को काट सके। और टेम्परिंग होता है फ्रेंड्स जब बहुत ज़्यादा हमारा मेटल हार्ड हो जाता है तो उसमें एक गुण आ जाता है जिसे हम लोग भंगुरता का गुण कहते हैं। उस भंगुरता के गुण को दूर करने के लिए उससे हम लोग टेम्परिंग करते हैं, जिससे उसमें थोड़ा सा चिमड़ापन आ जाता है। और नॉर्मलाइजिंग जो होता है फ्रेंड्स, वो नॉर्मलाइजिंग हम लोग जब हमारे मेटल पार्ट के इंटरनल ग्रेन स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन आ जाते हैं या फिर टेंशन आ जाते हैं तो उसे हम लोग नॉर्मलाइज़ करने के लिए मीन्स ठीक करने के लिए जिस प्रक्रिया को करते हैं उसे नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। और ये जो आखिरी बचा फ्रेंड्स वो है केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग हम लोग करते हैं किसी भी मेटल वर्कपीस की सतह के ऊपर जो हम लोग प्रक्रिया करते हैं उसे हार्ड करने के लिए उसे केस हार्डनिंग कहते हैं। तब क्वेश्चन ये उठता है फ्रेंड्स कि हम लोग केस हार्डनिंग करते क्यों हैं। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी मेटल पार्ट्स को हार्ड करने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर कार्बन का परसेंटेज होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारा माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में कार्बन की परसेंटेज बहुत ही कम होती है, इसलिए उसे हम लोग हार्डनिंग की प्रक्रिया से हार्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, उसके अपर सरफेस को मीन्स उसके केस को हार्ड करते हैं। इस केस को हार्ड करने की प्रक्रिया को ही केस हार्डनिंग कहते हैं। और इसके लिए 2 विधियाँ हैं, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है केस हार्डनिंग फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है फ्रेंड्स कि किस औजार का प्रयोग अत्यधिक मोटी शीट काटने के लिए किया जाता है। तो सीट मीन्स ये हमारा सीट मेटल से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और यहाँ पूछा जा रहा है कि मोटी शीट को काटने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन में दिया गया है स्नीप, सीयर, हेम और नन ऑफ दीज। तो हमारा जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा स्फीयर। सीयर का प्रयोग हम लोग अत्यधिक मोटी सीट को काटने के लिए सीट मेटल में करते हैं। स्निप का प्रयोग भी हम लोग सीट मेटल को काटने के लिए ही करते हैं, बट इसके द्वारा हम लोग पतली सीट मेटल्स को काटते हैं, ओके फ्रेंड्स। और यहाँ हमारा जो चौथा ऑप्शन दिया गया है हेम, ये हेम जो होता है फ्रेंड्स सीट मेटल के किनारे को मोड़ने को हम लोग हेम कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काउंटर सिंक हेड रिवेट के लिए काउंटर सिंक का कौन होता है। काउंटर सिंक हेड रिवेट के लिए यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये रिवेट के लिए पूछ रहा है। तो काउंटर सिंक हेड रिवेट के लिए जो हमारा काउंटर सिंक कौन होता है, चलिए ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। 80 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 60 डिग्री। चलिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर पहले ऑप्शन को देख लेते हैं जो कि हमारा है 80 डिग्री।
80 डिग्री का प्रयोग हम लोग सेल्फ टैपिंग जो स्क्रू होता है फ्रेंड्स, उसको मीन्स सेल्फ टैपिंग स्क्रू के द्वारा हम लोग चूड़ियाँ काटने के लिए प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। ओके, और जो सेकंड में हमारा देख लेते हैं 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का प्रयोग हम लोग काउंटर सिंक हेड स्क्रू के हेड को बैठाने के लिए या फिर सुराख के बड़ को दूर करने के लिए फ्रेंड्स, सुराख के बड़ों को दूर करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं 90 डिग्री वाले का। और हमारा 60 डिग्री का कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। और बात करते हैं अब 75। तो 75 का होता है काउंटर सिंक हेड रिवेट के लिए काउंटर सिंक का कोण बनाता है। ओके फ्रेंड्स, और एक और होता है फ्रेंड्स जो होता है 120। तो 120 डिग्री जो होता है फ्रेंड्स वो होता है हमारा चैम्फरिंग करने के लिए। मीन्स टैपिंग कर रहे हैं अगर हम लोग किसी होल में, तो टैपिंग करने से पहले हमें उसके हेड पे थोड़ा सा चैम्फर करना होता है, होल के हेड पे फ्रेंड्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थंब रूल के अनुसार M12 के लिए टैप ड्रिल साइज़ क्या होगा? पूछा जा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर थंब रूल के अनुसार M12 के लिए टैप ड्रिल साइज़ क्या होगा? तो थंब रूल के अनुसार टैप ड्रिल साइज़ जो होता है फ्रेंड्स वो होता है हमारा, थंब रूल के अनुसार हमारा जो टैप साइज़ होता है फ्रेंड्स, टैप ड्रिल साइज़ वो होता है टैप साइज़ इंटू 0.8। मीन्स यहाँ पर जितना भी दिया गया है उसमें हम लोग क्या करेंगे 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो चलिए हम लोग कर देखते हैं फ्रेंड्स। 12 इंटू 0.8। ओके, तो हमारा जो राइट आंसर आ जाता है वो हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पूछा गया है व्हील की रफ फिनिशिंग के लिए ड्रेशर को से प्रयोग किया जाता है। मीन्स व्हील की अगर आप रफ फिनिशिंग कर रहे हैं तो आपको ड्रेशर को कैसे प्रयोग करना होता है? धीरे धीरे, तेज़ गति से, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि ड्रेशर है क्या। ओके, तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब हमारे ग्राइंडिंग व्हील पर लोडिंग या ग्लेजिंग हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसे ड्रेशर कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, ये रहा फ्रेंड्स हमारा एक ड्रेशर का फिगर। ओके, यहाँ पर दिखाया गया है आपको कि किस प्रकार से हम यहाँ पर ड्रेशर को टूल पोस्ट पर टिका कर हमारे ग्राइंडिंग व्हील के फेस पर वर्किंग किया जा रहा है। मीन्स उसके ग्लेजिंग या फिर लोडिंग को दूर किया जा रहा है। इस दरमियान यदि हम ड्रेशर को व्हील पर धीरे धीरे दाएं बाएं चलाते हैं तो हमें फाइन फिनिशिंग प्राप्त होती है, और यदि हम उसे तेज़ी से चलाते हैं तो हमें कैसी फिनिशिंग प्राप्त होगी दोस्तों? रफ फिनिशिंग। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो जाएगा तेज़ गति पर। ओके, अगर हम रफ फिनिशिंग प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें तेज़ गति पर ड्रेशर को प्रयोग करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया हरा सिलिकॉन कार्बाइड को से दर्शाया जाता है। मीन्स हरा सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है उसको किस अक्षर से, मीन्स किससे डिनोट किया जाता है? तो हमारा ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं GS, GSC, GC और GK। तो हमारा जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा GS। ओके, GC है फ्रेंड्स, GC ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। हमारा ये प्रश्न भी ग्राइंडिंग व्हील से ही जुड़ा हुआ था फ्रेंड्स, और ग्राइंडिंग व्हील में एक और एब्रेसिव होता है जिसका नाम होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को डिनोट करने के लिए हम लोग A से डिनोट करते हैं, और वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग डिनोट करते हैं फ्रेंड्स AA से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पूछा गया है BIS के अनुसार टॉलरेंस के कुल ग्रेड होते हैं। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार पूछा जा रहा है कि टॉलरेंस के कितने ग्रेड होते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं, 18, 16, 20 या 14। तो हमारा जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 18। ओके, BIS के अनुसार टॉलरेंस के टोटल 18 ग्रेड्स होते हैं, और ये जो 16 ग्रेड्स होता है फ्रेंड्स वो होता है हमारा ब्रिटिश सिस्टम के अनुसार। ओके, इसी में एक और हिट क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि BIS में फंडामेंटल डेविएशन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे जो फंडामेंटल डेविएशन होते हैं वो 25 प्रकार के होते हैं। ओके, मीन्स 25 प्रकार के इसमें फिट प्राप्त किए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है फ्रेंड्स वो है फिलर गेज किस धातु के बने होते हैं? फिलर गेज जब हम किसी दो पार्ट्स को मैचिंग करते हैं, मीन्स फिट करते हैं, तो उस दरमियान उसके बीच रह जाने वाले गैप को मेज़र करने के लिए हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसे फिलर गेज कहते हैं। तो पूछा जा रहा है कि फिलर गेज किस धातु के बने होते हैं? ऑप्शंस को देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर बोला गया स्प्रिंग स्टील,
हाई कार्बन स्टील, फोर्ज स्टील और कार्बन स्टील। तो हमारा जो फिलर गेज होता है फ्रेंड्स, जब दो मैचिंग पार्ट्स के बीच में इंटर करता है, इट मीन्स दैट कि वो वहाँ पर क्या करता है फ्रेंड्स, फ्रिक्शन होता है वहाँ पर। तो फ्रिक्शन होता है तो ये उस ख़राब हो सकता है फ्रेंड्स हमारा फिलर गेज, तो इसलिए उसे हार्ड होना बहुत ज़रूरी है। बट हार्ड होगा फ्रेंड्स और ये बहुत ही पतला होता है, मीन्स फाइन मेजरमेंट के लिए होता है, तो टूट सकता है क्योंकि हार्डनेस के साथ हमारा भंगुरता का गुण जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर हाई कार्बन स्टील का तो प्रयोग कर नहीं सकते हैं, फोर्ज स्टील, हाई कार्बन स्टील का कार्बन स्टील का प्रयोग नहीं कर सकते। तो हमारा ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्प्रिंग स्टील। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया ब्लास्ट फर्नेस के मेल्टिंग जोन का तापमान रखा जाता है, मीन्स ब्लास्ट फर्नेस का मेल्टिंग जोन का तापमान कितना होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, 900 से 1300, 900 से 1500, 1000 से 1500, 1000 से 1700। तो हमारा जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी है, 1000 से 1700। आगे पूछा गया निम्न में से कौन सा प्राकृतिक एब्रेसिव नहीं है। पूछा गया फ्रेंड्स प्राकृतिक एब्रेसिव मीन्स नेचुरल एब्रेसिव कौन सा नहीं है। पहला क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि एब्रेसिव है क्या, और एब्रेसिव के बाद कि ये प्राकृतिक एब्रेसिव क्या है। तो चलिए हम लोग एब्रेसिव को पहले जान लेते हैं। एब्रेसिव जो होता है फ्रेंड्स वो एक बहुत ही हार्ड और टफ पदार्थ होता है, जिससे जैसे ही हम लोग क्रश करते हैं मीन्स तोड़ते हैं तो वो छोटे छोटे कणों में बदल जाता है, जिसमें शार्प एजेस होते हैं। इसका प्रयोग हम लोग ग्राइंडिंग व्हील में कटिंग एज के निर्माण के लिए करते हैं। ओके, और ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है हमारा आर्टिफिशियल। प्राकृतिक में हमारे वैसे एब्रेसिव कण जो हमें प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं, जैसे कि हमारा हो जाता है फ्रेंड्स हीरा, सैंडस्टोन और कोरंडम, ये सब ही हमारे प्राकृतिक एब्रेसिव हो जाते हैं। बट हमारा यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा प्राकृतिक एब्रेसिव नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन सिलिकॉन कार्बाइड है फ्रेंड्स, ये सिलिकॉन कार्बाइड प्राकृतिक एब्रेसिव नहीं है। एक और प्राकृतिक एब्रेसिव नहीं होता है फ्रेंड्स, जो कि हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड भी हमारा प्राकृतिक एब्रेसिव नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की हार्डनेस कितनी होती है। पूछा गया एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया फ्रेंड्स, वही एल्युमिनियम ऑक्साइड की हार्डनेस कितनी होती है। तो हमारी जो एल्युमिनियम ऑक्साइड की हार्डनेस होती है फ्रेंड्स वो होती है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में बोला गया है 12, 15, 9.6 और 9.9। तो हमारी जो राइट आंसर हो जाएगी फ्रेंड्स वो हो जाएगी 9.6, ऑप्शन सी, ये हमारी एल्युमिनियम ऑक्साइड की हार्डनेस होती है फ्रेंड्स। तो और भी एक होता है फ्रेंड्स हमारा एब्रेसिव है, वही जो आर्टिफिशियल एब्रेसिव है फ्रेंड्स, जिसका नाम था सिलिकॉन कार्बाइड। तो उसका भी पूछ सकता है फ्रेंड्स कि उसकी हार्डनेस कितनी होती है। तो सिलिकॉन कार्बाइड की हार्डनेस जो होती है फ्रेंड्स वो होती है 9.87। ओके, और एक होता है सबसे ज़्यादा हार्ड जो है हमारा डायमंड। ओके फ्रेंड्स, तो डायमंड की हार्डनेस हो जाती है 10। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि खराब खुर्चियों को ठीक किया जाता है। ओके, खराब खुर्चियों को ठीक किया मीन्स खराब जो हमारे खराब चूड़ियों को ठीक किया जाता है। जो हमारी थ्रेड्स होती हैं चूड़ियाँ वो ख़राब हो जाती हैं, उन्हें ठीक करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, स्प्लिट डाई, एडजस्टेबल डाई, डाई नट या फिर डाई प्लेट। तो हम लोग खराब चूड़ियों को ठीक करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स वो है हमारा डाई नट। ओके, चूड़ियों को ठीक करने के लिए डाई नट का प्रयोग करते हैं। हम लोग अपने बाकी बचे हुए ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। स्प्लिट डाई इस प्रकार का एक बना हुआ होता है फ्रेंड्स, जो एक्सटर्नल थ्रेड काटने के काम में आता है। यहाँ पर इसमें एक छोटा सा गैपिंग रहता है फ्रेंड्स, और यहाँ पर कुछ स्क्रूज लगे होते हैं, जिसके द्वारा हम लोग स्प्लिट डाई के थ्रू एक्सटर्नल थ्रेड्स को काटते हैं, और ये हल्का माइन्यूट में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एडजस्टेबल डाई दिया गया। एडजस्टेबल डाई जो होता है फ्रेंड्स वो दो अलग अलग पार्ट्स में बने होते हैं, जिसके द्वारा हम लोग अलग अलग साइज़ के एक्सटर्नल थ्रेड्स काट सकते हैं। और यहाँ पर एक डाई प्लेट दिया गया फ्रेंड्स। डाई प्लेट जो होता है 3 mm से कम व्यास की जो हमारी स्क्रूज होती हैं फ्रेंड्स, उनके ऊपर अगर हमें चूड़ियाँ काटनी होती है मीन्स थ्रेड कटिंग करनी होती है, तो वहाँ पर हम लोग डाई प्लेट का प्रयोग करते हैं। ओके, तो हमारा जो यहाँ का राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था फ्रेंड्स। ओके, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। राउंड टेपर की टेपर में बने होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि राउंड टेपर की जो होता है वो कितने टेपर में बने होते हैं, 1:100, 1:50, 1:150 और 1:200। तो हमारा जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 1:50। राउंड टेपर की हमारा 1:50 के टेपर में बना होता है। चलिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे पूछा गया है A46K5B में
बी का क्या होता है, बी जो है हमारा यहाँ पर डिनोट किया गया है बी को, वो बी क्या है। ओके, तो हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं, सॉफ्ट ग्रेड, बैकेलाइट बॉन्ड, ओपन स्ट्रक्चर या नन ऑफ दिस। तो हम लोग पहले क्वेश्चन में दिए गए इन सभी को डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कि ये सभी है क्या। हमारा यहाँ पर जो ए दर्शाया गया है फ्रेंड्स वो है एक प्रकार का एब्रेसिव होता है, मीन्स जो भी एब्रेसिव आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ए एब्रेसिव है फ्रेंड्स, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड। फिर यहाँ पर 46 है जो फ्रेंड्स 46, ये 46 है फ्रेंड्स हमारा ग्रेन साइज़। ओके, और यहाँ पर जो के है फ्रेंड्स वो है हमारा ग्रेड, कि कौन सा ग्रेड का बना हुआ है। और उसके बाद 5 जो है फ्रेंड्स वो 5 हो जाता है स्ट्रक्चर। और बी जो है फ्रेंड्स वो हो जाता है हमारा बॉन्ड, मीन्स ये कौन से बॉन्ड है। तो हमारा यहाँ पर बी का ही पूछा जा रहा है कि बी क्या होता है, तो बी जो होता है हमारा फ्रेंड्स वो होता है बैकेलाइट बॉन्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछा गया कि क्रेन हुक बनाए जाते हैं, क्रेन हुक जो होते हैं किसके बनाए जाते हैं। आप लोगों ने क्रेन तो अक्सर ही देखा होगा फ्रेंड्स, आपके घर के आसपास मिल जाता है। तो पूछा गया क्रेन के जो हुक होते हैं इस प्रकार से वो किसके बने होते हैं। ओके, तो क्रेन के जो हुक होते हैं फ्रेंड्स वो हमारे बने होते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, रॉट आयरन, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील या फिर कास्ट आयरन। तो हमारा जो क्रेन का हुक बना होता है वो बना होता है रॉट आयरन का। क्यों, तो क्योंकि फ्रेंड्स रॉट आयरन में होता है हमारा फाइब्रस स्ट्रक्चर, फाइब्रस स्ट्रक्चर होने के कारण ये बहुत ज़्यादा उसमें मजबूती आ जाती है और ये जल्दी टूटता नहीं है। तो इसलिए क्रेन जो हुक होते हैं वो रॉट आयरन के बनाए जाते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि पतली सीटों में सुराख करने की प्रक्रिया, मीन्स जो हमारे पतली सीट होती हैं फ्रेंड्स उसमें अगर हम सुराख करना चाहते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर बोला गया है रिमिंग, बोरिंग, ट्रिपेनिंग और स्पॉट फेसिंग, मीन्स इन सब में से कौन सी प्रक्रिया है। तो हमारी जो राइट आंसर हो जाएगी फ्रेंड्स वो हो जाएगी ट्रिपेनिंग। ट्रिपेनिंग क्या होती है फ्रेंड्स, जब हम पतली सीटों के ऊपर यदि हम लोग उस पर से वाशर काटते हैं या फिर हम लोग उसमें मीन्स उसमें सुराख बनाते हैं तो उसे हम लोग ट्रिपेनिंग कहते हैं। ओके, पतली सीटों के ऊपर। अब आगे का बाकी ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर बाकी ऑप्शन में बोला गया है रिमिंग। रिमिंग क्या होता है फ्रेंड्स, तो रिमिंग ड्रिल द्वारा जो सुराख किए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रफ़ होता है फ्रेंड्स, तो उसे हम लोग शुद्ध साइज़ में मीन्स फिनिश करने के लिए जिस प्रक्रिया को करते हैं उसे रिमिंग कहते हैं। यह रीमर के द्वारा की जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोरिंग दिया गया है, बोरिंग पूछा जा रहा है कि बोरिंग क्या हो। तो बोरिंग जो होता है फ्रेंड्स वो हम मान लेते हैं हम लोग मीन्स कोई होल है। ओके, उसको इस होल को यदि हम बड़ा करना चाहते हैं ओके, तो हम लोग जिस प्रक्रिया को करते हैं उसे हम लोग बोरिंग कहते हैं। यह बोरिंग टूल के द्वारा की जाती है। ये ज़्यादातर ऑप्शन जो फ्रेंड्स वो हमारे ड्रिल मशीन के ऊपर में ही की जाती हैं इसमें से। और हमारा जो लास्ट ऑप्शन दिया गया स्पॉट फेसिंग, यह स्पॉट फेसिंग जो होती है सतह के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में मेटल पार्टों को काट कर हटाने को होता है ताकि हम उसके ऊपर बोल्ट या फिर वाशर को स्थान दे सकें फ्रेंड्स। ओके, आगे हमारा क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि टैपिंग होल करना चाहिए, मीन्स टैपिंग होल कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में दिया गया है टैप साइज़ से बड़ा, जो टैपिंग होल बोला गया है कि करना चाहिए वो बोला जा रहा है कि टैप साइज़ से बड़ा करना चाहिए, या फिर टैप साइज़ से छोटा, टैप साइज़ के बराबर, या चूड़ी के कोर डायमीटर के बराबर होना चाहिए। चलिए हम लोग सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं फ्रेंड्स। यदि हमारा टैपिंग होल जो होगा वो टैप साइज़ से अगर बड़ा होता है तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा मीन्स मान लीजिए टैप होल है और इसके अंदर ये मेरा टैप है, तो ये कभी थ्रेड कटिंग कर ही नहीं सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये टैप होल तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, उसमें ये कभी नहीं कर पाएगा। और यदि हमारा टैप होल बहुत ज़्यादा छोटा है और टैप हमारा बड़ा है, मीन्स ऑप्शन 2, तो वो तो इसमें इंसर्ट ही नहीं करेगा फ्रेंड्स, तो ये भी नहीं हो सकता है। और थर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया टैप साइज़ के बराबर, ये हमारा टैप साइज़ है, टैप का होल है और टैप का ये साइज़ है, तो इसके अंदर ये इंसर्ट करेगा नहीं ठीक से, और अगर करेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा, फंस कर चलेगा जिससे हमारा टैप टूट सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स वो हो जाता है ऑप्शन डी, चूड़ी के कोर डायमीटर के बराबर, ताकि वो हमारे टैपिंग होल में आसानी से इंसर्ट कर सके और फिर आसानी से थ्रेड कटिंग कर सकता है, इंटरनल थ्रेड। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा पूछा गया है फ्रेंड्स कि हॉलो सैडल की का प्रयोग किया जाता है, हॉलो सैडल की का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ओके, हैवी लोड, मीडियम लोड, लाइट लोड या ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो हॉलो सैडल की होता है फ्रेंड्स इसका प्रयोग हम लोग करते हैं लाइट लोड के लिए, मीन्स हल्के दबाव या हल्के कामों के लिए। ओके, चलिए फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, आगे के वीडियो देखते रहिएगा फ्रेंड्स।